नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी फॉर सीयूटी एग्जाम, यानी कि एनसीईआरटी को हम कैसे पढ़ें सीयूटी एग्जाम के लिए। इसी को हम दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों हम एनसीईआरटी का क्या सही तरीका है जिसको पढ़कर एनसीईआरटी को हम अच्छे से अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं सीयूटी में और अच्छे से अच्छा कॉलेज और यूनिवर्सिटी पा सकते हैं। दोस्तों यही इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, और एनसीईआरटी पढ़ने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी आपको दिए जाएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों हो सकता है वीडियो कुछ लंबा हो, क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें सभी प्रश्न पत्र भी समाहित किए हैं, यानी कि जो क्वेश्चन आए हैं और कहाँ से आए हैं, किस बॉक्सेस के आते हैं और कैसे आते हैं क्वेश्चन। एनसीईआरटी में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कितने आते हैं, कैसे आते हैं, किस किस जगह से हमें ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, इन सब चीज़ों को यहाँ पर इस वीडियो में समाहित किया गया है। तो दोस्तों हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबी हो, लेकिन दोस्तों आप लंबी देखकर वीडियो को स्किप मत कर देना। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर दोस्तों आप जानते ही नहीं है कि एनसीईआरटी को हमें पढ़ना कैसे है सीयूटी एग्जाम के लिए, तो आप दोस्तों सीयूटी में कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बोर्ड और सीयूटी के लिए दोस्तों एनसीईआरटी जो है उसके पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं। दोस्तों अगर आप अभी तक ये नहीं जानते हैं कि दोस्तों सीयूटी के लिए एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, या आप पढ़ भी चुके हैं आपको सही तरीका नहीं पता है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। दोस्तों मैं आपको इसमें एनसीईआरटी पढ़ने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी दूंगा, यानी कि एनसीईआरटी को हमें कैसे पढ़ना है, कम समय में कैसे हमें अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त करना है, और हमें एनसीईआरटी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें स्किप कर देना है। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों आप सभी जानते हैं जो सीयूटी एग्जाम है उसमें जितने भी प्रश्न आते हैं वो दोस्तों सिर्फ एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं, यानी कि अन्य कोई ऐसी बुक नहीं है जिससे सीयूटी में क्या हो प्रश्न आए। जितने भी आपको सीयूटी में प्रश्न देखने को मिलते हैं वो सभी के सभी एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। चाहे दोस्तों आपका साइंस बैकग्राउंड हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी आपका बैकग्राउंड हो ना, ये मैटर नहीं करता, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे तो उसमें जो सिलेबस दिया गया है एनसीईआरटी सीयूटी एग्जाम का, वो भी एनसीईआरटी का ही सिलेबस है, यानी कि सारी चीज़ें एनसीईआरटी से उसमें पूछी जाती हैं। तो दोस्तों आपको एनसीईआरटी का पेज बाय पेज पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, जिससे क्या कर सकें दोस्तों आपको सीयूटी में अच्छे परफॉर्म कर सकें। दोस्तों अगर आप ये नहीं जानते हैं सीयूटी में हम कैसे पढ़ के एनसीईआरटी को अच्छा मार्क्स प्राप्त करें, तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबा हो, क्योंकि मैंने इसमें दोस्तों हर एक क्वेश्चन को बताया है कहाँ से आएंगे, और उनका मैंने एग्जाम्पल भी दिया है आपको क्वेश्चन पेपर के साथ। तो दोस्तों आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों हम कम समय में सीयूटी के लिए एनसीईआरटी पढ़कर कैसे अच्छे से अच्छा मार्क्स प्राप्त करें, इस वीडियो हम दोस्तों यह भी जानेंगे, यानी कि हम कैसे एनसीईआरटी की स्मार्टली तैयारी करें कि हम कम समय में अधिक क्या करें नंबर पा जाएं। दोस्तों और एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा, और इसके साथ दोस्तों रेफरेंस बुक पढ़नी है या नहीं ये भी बताना गया है आपको इस वीडियो में। दोस्तों इसके अलावा एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाए, यानी कि एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या है, जिससे एनसीईआरटी को पढ़ के हम क्या कर सकें अच्छे से अच्छा मार्क्स पा सकें सीयूटी में। दोस्तों ये भी आपको इस वीडियो में बताया गया है। तो दोस्तों चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए जानते हैं कि एनसीईआरटी को हम अच्छे से कैसे पढ़ें, यानी कि एनसीईआरटी की कैसे हम रीडिंग लें या उसको हम कैसे पढ़ें और समझें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, यह चैनल पढ़ लो या क्लास 12 के लिए बनाया गया है, और दोस्तों यहाँ पर आपको एनसीईआरटी और बोर्ड्स की तैयारी कराई जाती है। दोस्तों अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं और दोस्तों आपने आर्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स ले रखी है, तो आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स के संबंधित वीडियो मिलेंगे। तो दोस्तों बिना समय व्यर्थ करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ठीक दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला जो आपका प्रश्न है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। दोस्तों एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका एक ही है। दोस्तों जब भी आप एनसीईआरटी को पढ़ने बैठें दोस्तों, आप क्या करें दोस्तों, पहले पेज से स्टार्ट करें। दोस्तों डोंट स्किप द फर्स्ट पेज, यानी कि पहला पेज न छोड़ें, उसे अवश्य पढ़ें। दोस्तों होता क्या है, स्टूडेंट जब भी एनसीईआरटी उठाता है तो वो क्या करता है दोस्तों, यहाँ से पढ़ना चालू करता है नीचे से। जब भी वो एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर खोलेगा तो क्या करेगा दोस्तों, इस यहाँ से चालू करेगा पढ़ना। दोस्तों एक बहुत बड़ी गलती होती है। दोस्तों आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ें दोस्तों आप यहाँ से स्टार्ट करें, एकदम ऊपर से स्टार्ट करें, यानी कि दोस्तों जो इंट्रोडक्शन का ये पार्ट दिया गया रहता है एक बॉक्स में करके, इसे क्या करें दोस्तों आप जरूर पढ़ें, यानी कि इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है इसे आप पढ़िए, क्योंकि दोस्तों इससे पढ़ने से हमें इस चैप्टर का बैकग्राउंड पता चलता है और इससे हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों जब हम इस बॉक्स को पढ़ते हैं तो बॉक्स को पढ़ने से हमें यह भी पता चल जाता है कि
जो चैप्टर है प्रीवियस चैप्टर से कैसे कनेक्टेड है। जैसे मान लीजिए अगर ये चैप्टर सेकंड है तो ये चैप्टर सेकंड फर्स्ट चैप्टर से कैसे कनेक्टेड है वो भी बताया जाता है, और इसमें हम किस टाइम पीरियड की बात करने जा रहे हैं ये भी में क्या किया जाता है इस बॉक्स में, यानी कि इंट्रोडक्शन वाले बॉक्स में बताया जाता है। दोस्तों जब भी आप पढ़ें तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना है, यानी कि चैप्टर के फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करना है, आपको कोई भी इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं छोड़ना है। उसके अलावा दोस्तों आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो देखते होंगे दोस्तों एनसीईआरटी में ढेर सारे देखेंगे ऐसे साइड में बॉक्सेस बने रहते हैं जिसमें किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में बताया गया रहता है या कोई अन्य जानकारी दी गई रहती है। तो दोस्तों जितने भी आपको ऐसे बॉक्सेस मिले उन बॉक्सेस को दोस्तों आपको स्किप नहीं करना है। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों ये जो बॉक्सेस होते हैं दोस्तों इनसे एनसीईआरटी में अधिकतर प्रश्न आते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको एक प्रश्न को दिखाता हूँ जो इसी से आया हुआ है 2024 के सीयूटी एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस में। तो दोस्तों पहले आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। दोस्तों ये जो बॉक्स है काशीराम के बारे में, इसमें इस बॉक्स में क्या किया गया है बताया गया है। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है काशीराम वो क्या थे, ही वाज अ फाउंडर ऑफ द बीएसपी पार्टी, यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी के क्या थे, काशीराम फाउंडर थे यानी कि संस्थापक थे बहुजन समाजवादी पार्टी के। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों अब इसमें उनके बारे में कुछ और जानकारियां दी गई हैं अगर नीचे आप पढ़ेंगे यहाँ तो। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, यानी कि इस बॉक्सेस के कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं अगर आपसे बोल दूंगा कि आप इसे पढ़िए, जो एनसीईआरटी के साइड में बॉक्स दिए गए हैं, और आपसे पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन नहीं आता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, उल्टा आप हमें ही कोसेंगे, आप हमारे क्या करेंगे दोस्तों, गाली देंगे मन ही मन में कि आपने बता दिया उससे कोई क्वेश्चन नहीं है। दोस्तों मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, मैं ऑटोमेटिक काम करता हूँ। तो दोस्तों आइए चलिए दिखाता हूँ आंसर यहाँ से क्वेश्चन कैसे आया है। दोस्तों अगर आप देखेंगे ये जो मैंने पेपर लगाया था क्वेश्चन पेपर, ये दोस्तों क्वेश्चन पेपर है सीयूटी 2024 के एग्जाम का है दोस्तों, और इसका जो दोस्तों पेपर कोड है यहाँ पर लिखा है आप देख सकते हैं वो 323 है, और EH यानी कि 323 EH ये क्या है, क्वेश्चन पेपर का कोड है। और दोस्तों इस यूटी का 2024 का क्या है क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों अगर आप इसमें देखेंगे तो जो मैंने आपको अभी पहले पढ़ाया था ना दोस्तों बीएसपी के बारे में, तो आप जैसे ही देखेंगे दोस्तों उसका क्वेश्चन आपको यहाँ 7 पे मिलेगा। यानी कि अगर आप 2024 के सीयूटी का पेपर देखेंगे तो दोस्तों जो उसका क्वेश्चन नंबर 7 है वो यहीं से आया है, जो मैंने आपको एनसीईआरटी बॉक्स दिखाया है। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है हु वाज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाजवादी पार्टी, और यहाँ पर नीचे एग्जाम मतलब ऑप्शन दिए गए हैं मायावती, BR अम्बेडकर, जगजीवन राम या काशीराम। तो दोस्तों अगर आप इस पढ़े होंगे आप तुरंत जान जाएंगे कि इसका आंसर क्या है, काशीराम। वही दोस्तों मैंने यहाँ पर देखिए हिंदी में लगा रखा है। दोस्तों मैंने यहाँ पर हिंदी एक साइड हिंदी लगाया है और एक साइड मतलब एक साइड इंग्लिश लगाया है इस साइड में, और इस साइड में क्या किया है हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है सीयूटी का तो 2024 का वो लगाया है, जिससे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे क्या हो इस वीडियो को आसानी से समझ सकें। दोस्तों आप यहाँ पर भी देख सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम से है तो यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है। तो आप अगर पढ़े होंगे तुरंत जान जाएंगे काशीराम है। तो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप क्या करिए, जो एनसीईआरटी के बॉक्स रहते हैं उनको पढ़िए, क्योंकि दोस्तों आपने देखा ना ये जो यहाँ पर लिखा गया है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या हुआ आपके एग्जाम में आया सीयूटी के। दोस्तों ये सीयूटी के लिहाज से ये जो बॉक्सेस होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा दोस्तों जब भी आप पढ़िए अगर आपको कोई भी क्या दोस्तों अगर आप पढ़ रहे हैं आपको कोई भी मतलब ऐसा फुल फॉर्म दिखे या कुछ भी चीज़ दिखे, जैसे कि कोई शॉर्ट फॉर्म होता है ना, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप इस आरे चैप्टर में आप यहाँ पर जैसे पढ़ाई चालू करेंगे राजनीतिक परिणाम करके, यहाँ पर जैसे आप दूसरी लाइन पे आएंगे तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा बाम शेप। अब यहाँ पर आप दोस्तों जब बाम शेप को देखेंगे दोस्तों अगर हो सकता है आपको वीडियो में साफ साफ ना दिख रहा हो तो आप इसकी वीडियो को क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी का पेज मैंने यहाँ पर क्रॉप करके लगाया तो हो सकता है क्वालिटी थोड़ा लो हो। दोस्तों यहाँ पर बाम शेप का फुल फॉर्म दिया गया है, तो जितने भी दोस्तों आपको फुल फॉर्म मिले क्या करना है दोस्तों उनको यहाँ पर साइड में क्या करना है, जो यहाँ पर जगह दी गई रहती है यहाँ पर नोट कर लेना है, उसे हाईलाइट कर देना है। ठीक दोस्तों, इससे क्या होगा दोस्तों जब भी आप पेज खोलेंगे तो आप सबसे पहले उसे ही रिवाइज करेंगे। जब भी आप रिवीजन लगा रहे हैं आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको क्या होगा दोस्तों इस बाम शेप का हमेशा फुल फॉर्म यहाँ जाएगा। और दोस्तों ऐसे जो फुल फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों ये अधिकांशतः पेपर में आते हैं। दोस्तों मैं आपको चलिए प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये आप अगर इस पेपर में देखेंगे ये भी एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का 2024 का सीयूटी का मतलब क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों जो सीयूटी का 2024 का क्वेश्चन पेपर था उसमें जो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन था उसमें आपको देखेंगे साफ साफ बाम शेप का ही फुल फॉर्म पूछा गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि बाम शेप का अर्थ क्या है, यानी कि बाम शेप का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों जितने भी शॉर्ट फॉर्म मिले और आप इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बाम शेप, यानी कि व्हाट डज
बॉम्ब सेफ स्टैंड फॉर। तो दोस्तों अगर आप पढ़े होंगे तुरंत जान जाएंगे कि इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों सेकंड बात आपको ये नोट करनी है, एनसीईआरटी पढ़ते समय जितने भी आपको शॉर्ट फॉर्म मिले उनका फुल फॉर्म क्या करना है। या तो एनसीईआरटी के जो पेज में थोड़ा सा जगह रहती है साइड में, मतलब टेक्स्ट के बाद जो जगह बचती है वहाँ पर क्या करिए, इसे नोट कर लीजिए। या दोस्तों आपसे एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे क्या कर लीजिए, सारे फुल फॉर्म को नोट कर लीजिए। उसके अलावा दोस्तों जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो कई सारे स्टेटमेंट देखते हैं, यानी कि अगर आप देखेंगे जो आपका समकालीन विश्व में राजनीति है यानी कि कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, उसका जो चैप्टर नंबर 4 है दोस्तों, उसमें आप देखेंगे दोस्तों एक जैसे ही आप चैप्टर खोलते हैं उसमें सेकंड पेज पे आप देखेंगे तो एक यहाँ पर कोटेशन दे रखा है, यानी कि आप देखेंगे कि स्टेटमेंट दे रखा है कोट कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ था। और ये डेक का कथन है, डेक हेल्महोल्ट्ज जो कि यूएन के क्या थे, दूसरे महासचिव थे। आप यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ ऊपर देख सकते हैं, द यूनाइटेड नेशन वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट इट सेव इट फ्रॉम हेल। डैग जो यूएन के सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी थे डैग, उनका एक क्या है दोस्तों स्टेटमेंट है। तो दोस्तों ऐसे स्टेटमेंट जहाँ पर भी आपको मिले क्या करना है दोस्तों, इनको पढ़ लेना है और इनको दोस्तों जरूर से जरूर आपको हाईलाइट कर देना है, क्योंकि दोस्तों इन सबसे क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। और दोस्तों आप देखेंगे जैसे इसी में आपको बहुत सारी फुल फॉर्म मिल जाती हैं। आप जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो किसी न किसी चैप्टर में आपको एक दो फुल फॉर्म मतलब मिल ही जाती हैं, यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे WHO का मतलब क्या है। तो दोस्तों आप इसका क्या करिए, हिंदी में भी मीनिंग जान लीजिए और इंग्लिश में। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो दोस्तों आप इसका क्या करिए, हिंदी में तो मीडियम जानिए कि WHO का क्या फुल फॉर्म है। WHO का फुल फॉर्म तो आप हिंदी में जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, लेकिन दोस्तों आप इसका इंग्लिश में भी मीनिंग जानिए कि इसका इंग्लिश में क्या फुल फॉर्म होता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इंग्लिश में नहीं जानेंगे तो आप इसका कैसे फुल फॉर्म जान पाएंगे कि WHO मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जितने भी आप इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लगाया गया है। तो जितने भी दोस्तों आपको फुल फॉर्म मिले उनको क्या करिए दोस्तों, नोट कर लीजिए। जैसे आप देखेंगे दोस्तों, आप कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का अपना आप जब पेज नंबर 46 खोलेंगे तो वहाँ पर देखेंगे वो सारे बहुत सारे फुल फॉर्म दिए गए हैं। दोस्तों जितने भी फुल फॉर्म है क्या करिए दोस्तों, उनको आप हाईलाइट कर लीजिए और एक अलग कॉपी में आप एनसीईआरटी के एकदम लास्ट वाले पेज पे क्या करिए दोस्तों, इसको लिख लीजिए। इससे क्या होता है दोस्तों, यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको क्या कर लेंगे दोस्तों, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और दोस्तों ज़्यादातर फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं सीयूटी में। तो दोस्तों आप इसे थर्ड पॉइंट के रूप में ले सकते हैं कि क्या करें दोस्तों, रिमेंबर दीज कोड्स शॉर्ट फॉर्म्स एंड द फुल फॉर्म्स दोस्तों, बिकॉज दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट। इनसे एग्जाम में क्या होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको जितने भी कथन शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म मिले उनको क्या करना है दोस्तों, आपको पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। और जितने भी मतलब शॉर्ट फॉर्म है उनको लास्ट पेज में आपको नोट करना है एनसीईआरटी के। उसके अलावा दोस्तों जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ें दोस्तों, एनसीईआरटी के सबसे बड़ा बैकड्रॉ यह होता है कि उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें हेडिंग कम रहती हैं। यानी कि अगर आप कोई प्राइवेट बुक लेंगे या जैसे कोई रेफरेंस बुक है, उसमें क्या होगा दोस्तों, आप देखेंगे ढेर सारी हेडिंग्स रहती हैं, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत कम हेडिंग्स रहती है। आप 2-3 पेज पढ़ लेंगे, आपको कोई हेडिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी, एक दो पेज के बाद हेडिंग रहती है। दोस्तों ऐसे में क्या करें, ऐसे में दोस्तों जब भी आप पढ़ें तो क्या करें, आप अपने आप से हेडिंग बनाएं और अपनी हेडिंग बनाएं। इसका मतलब क्या है, मेक योर ओन हेडिंग का मतलब आप अपनी हेडिंग बनाएं, क्योंकि एनसीईआरटी में हेडिंग कमी रहती है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर पढ़ा किलिंग द पॉपुलर मूवमेंट, तो आप दोस्तों इसको जैसे पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है दोस्तों, आप देखेंगे तो असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन आंदोलन। जैसे दोस्तों आप पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे इसका, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, इस पहले पैराग्राफ में इसका क्या है दोस्तों, इंट्रोडक्शन है। उसके बाद दोस्तों इसमें आप जैसे ही नीचे आएंगे तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि नॉन कॉपरेशन का क्या हुआ दोस्तों, उस नॉन कॉपरेशन को चलाने के लिए क्या किया गया, यानी कि वो नॉन कॉपरेशन के दौरान क्या क्या हुआ था, उसमें क्या किया गया दोस्तों, नीचे वाले पैराग्राफ में ये बताया गया है। अब कायदे से तो यहाँ पर दोस्तों एक दूसरी हेडिंग रहनी चाहिए थी कि व्हाट वाज द एक्टिविटीज डन ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन, ठीक दोस्तों। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर हेडिंग नहीं है ना, तो दोस्तों क्या करिए, आप खुद से हेडिंग बनाइए। दोस्तों आप अपना पेन या पेंसिल जो भी है आपके पास उसे लीजिए और यहाँ पर दोस्तों आप अपना क्या करिए, एक अलग से हेडिंग यहाँ पर लिख दीजिए। जिससे क्या रहेगा दोस्तों, आप अगर हेडिंग बना देंगे तो आपको यहाँ का पूरा डाटा क्लियर रहेगा कि हाँ इसमें ये क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। क्योंकि दोस्तों हेडिंग अगर आपको पता रहेगा तो हेडिंग से आप कब क्वेश्चन बना सकते हैं, और आप अगर हेडिंग तो पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि हाँ जो नीचे की जानकारी है वो इसी से संबंधित है, ठीक दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप भी क्या करिएगा दोस्तों, साइड में अपने यहाँ पर हेडिंग बना लीजिएगा, जो भी जहाँ पर हेडिंग नहीं रहेगी, और अपने अनुसार बनाइएगा हेडिंग, किताबी भाषा में बनाने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको समझ में आए उस अनुसार बना लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं दोस्तों जितने भी दोस्तों हमें एनसीईआरटी में क्या मिलते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट्स, फैक्ट और टर्म और थिंकर के नेम मिलते हैं, उनको क्या करना चाहिए दोस्तों, हमें नोट कर लेना चाहिए दोस्तों। इसलिए अगर हम दोस्तों
देखते हैं एनसीईआरटी का कोई भी पेज, उसमें हमें कोई ना कोई डेट मिल जाती है इंपॉर्टेंट, या कोई फैक्ट या कोई टर्म मिल जाता है। जैसे टर्म मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई कॉन्सेप्ट होता है। जैसे यहाँ पर देखिए लठैत दिया गया है ना, तो लठैत मतलब क्या होता है, तो इसमें बताया गया ना लिटरली मीनिंग ऑफ द लठैत वाज हु है स्टिक, यानी कि जिसके पास क्या होती है लाठी होगी उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, लठैत बोलते हैं। तो दोस्तों इन सभी टर्म को क्या करना है दोस्तों, हमें लिख लेना है, ठीक दोस्तों, एक कॉपी में। और उसके अलावा दोस्तों जितने भी बॉक्सेस मिले एनसीईआरटी के साइड में उनको हमें नहीं छोड़ना है, क्या करना है उनको हमें पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीयूटी में। उसके अलावा दोस्तों आप जब भी पढ़ें, जब भी आपको इंपॉर्टेंट डेट दिखे एनसीईआरटी में, तो क्या कीजिए दोस्तों, आप उस इंपॉर्टेंट डेट्स को हाईलाइट कर दीजिए। एनसीईआरटी का जो आपका शायद चैप्टर नंबर 10 से संबंधित है, फिफ्थ रिपोर्ट, यानी कि आपका जो पार्ट 10 है इतिहास का, उससे उसमें आप देखेंगे एक फिफ्थ रिपोर्ट करके है, 5वीं रिपोर्ट करके है, तो दोस्तों उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और दोस्तों आपको एनसीईआरटी में जब भी हाईलाइट करना है कोई भी चीज़, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप पूरे के पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट करिए दोस्तों, सिर्फ उतनी ही चीज़ को हाईलाइट करिए जो क्या है दोस्तों इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आप फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में हाईलाइट करिए ना, तो जैसे ही आप यहाँ पर हाईलाइट करेंगे दोस्तों, फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में आप पढ़ेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर नीचे आएंगे देखेंगे ये क्या की गई थी, सबमिट की गई थी विश्व पार्लियामेंट में 1813 में। तो इसे क्या करिए आप दोस्तों 1813 को सिर्फ हाईलाइट करिए, पूरा मत हाईलाइट करिए, पूरे को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करिए दोस्तों, सिर्फ 1813 को आप ऐसे हाईलाइट कर दीजिए, ठीक दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों आप नीचे आएंगे तो उससे जो फिफ्थ रिपोर्ट है इससे कुछ और आपको फैक्ट मिल जाएंगे, यानी कि रिपोर्ट में कौन कौन से चीज़ और थे उसके फैक्ट आपको मिल जाएगा। तो देखेंगे आप ये टोटल 1002 पेजेस में थी, तो आप इसे हाईलाइट कर दीजिए कि ये टोटल क्या थी 1002 पेजेस में थी, यानी कि 102 पेज में थी। उसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें कुछ और दिया गया होगा कि इसके बारे में कि इसमें क्या प्रेजेंट किया गया था। तो इन सब चीज़ को क्या करिए दोस्तों आप हाईलाइट कर दीजिए। अब दोस्तों हाईलाइट करते हुए क्या करिए, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करिए जो क्या है दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, या दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है डेट्स हैं। दोस्तों फालतू चीज़ का हाईलाइट मत करिए, एंड एस इट ये सब नहीं हाईलाइट किया जाता है, एंड वेंड नहीं हाईलाइट किया जाता है, ये सब हाईलाइट करने की चीज़ें नहीं है। हाईलाइट उसे किया जाता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, ठीक दोस्तों। दोस्तों उसके अलावा आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आप दोस्तों अपना चैप्टर पढ़ते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों चैप्टर के साइड में अधिकतर बुकों में क्या किया गया है दोस्तों, पेजों में ऐसे छोटा छोटा कुछ ना कुछ कोटेशन दिया गया है किसी के द्वारा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कोटेशन दिया गया है ना, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। तो ये सब जो कोटेशन है दोस्तों ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अभी तक इससे क्वेश्चन तो नहीं आया है जहाँ तक देखने को मिला, लेकिन दोस्तों चांसेस हैं कि आगे आने वाले समय में क्या हो, इससे क्वेश्चन आ जाए। दोस्तों इसको हमें क्या करना है, छोड़ना नहीं है, इन सभी कोटेशन को हमें पढ़ना है जितने भी दिए गए हैं। इन सब कोटेशन को अगर हम पढ़ लेंगे, क्योंकि आने वाले समय में पूछा जा सकता है ना भाई, ये जो इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, ये कोटेशन किसने दिया था, तो आप भूल ही जाएंगे भाई, आपने पढ़ा तो था लेकिन आपको याद ही नहीं है। अगर आप इसको दोस्तों अच्छे से पढ़ेंगे और उससे याद करेंगे तो आपको तुरंत पता रहेगा कि ये डीके बरुआ द्वारा दिया गया था, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। दोस्तों इन सभी चीज़ों को याद करना है, जैसे कि आप देखेंगे चैप्टर फर्स्ट में ही आप अगर पढ़ते हैं इंडिया की जो पॉलिटिक्स थी इंडिपेंडेंस के बाद, उसमें आप देखेंगे तो गांधी जी ने एक कोट कहा था, वो दिया गया है कि कल हम आज़ादी से मतलब अंग्रेजी राज से क्या होंगे, आज़ाद हो जाएंगे और भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए यह दिन हमारे लिए खुशी और दुखी दोनों का दिन है। तो दोस्तों अगर आप इसको हाईलाइट कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों, आपको ये याद रहेगा, क्योंकि दोस्तों कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ये पूरा का पूरा ऐसे कोटेशन दे देगा, पूरा का पूरा कथन दे देगा, पूछेगा भाई ये स्टेटमेंट या ये कथन किसका है, वहाँ पर 3-4 लोगों के नाम दे देगा कि इनका है या इनका है। अगर आप इसे पढ़े रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ जी ये कथन किसका है, ये महात्मा गांधी का है, और जो ये वाला कथन है इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, ये डीके बरुआ का है जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के उस टाइम पे, और जो ये वाला कथन है इस आदमी का है। तो ऐसे दोस्तों जितने भी आपको स्टेटमेंट या कोटेशन मिलते हैं साइड में एनसीईआरटी के, उसे क्या कीजिए दोस्तों आप पढ़िए और याद करिए। उसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे दोस्तों कुछ इमेज रहती हैं, यानी कि जो कुछ पेंटिंग रहती हैं दोस्तों, उनका क्या किया जाता है दोस्तों, उनका उस पेंटिंग का नाम दिया गया रहता है। जैसे दोस्तों आप देखेंगे जो चैप्टर नंबर आपका 10 है, उसमें देखिए दोस्तों आपको पेज नंबर 278 पे एक पेंटिंग मिलेगी जिसका क्या नाम है दोस्तों, द रिलीफ। तो इसमें क्या बताया गया है दोस्तों, इसके बारे में आप क्या करिए दोस्तों अच्छे से पढ़ लीजिए। अब दोस्तों कभी कभी आप इस पेंटिंग को देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, अब दोस्तों आपने पेंटिंग देखा, इसमें देखेंगे आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन दोस्तों आपको क्या पता चला इस पेंटिंग को किसने बनाया था। दोस्तों जब तक आप पेंटिंग के नीचे लिखी गई चीज़ को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा इस पेंटिंग को किसने बनाया था। तो दोस्तों पेंटिंग के नीचे जो भी जानकारी दी गई है कि इसे किसने बनाया गया था, तो उसको दोस्तों आप जरूर पढ़िए। दोस्तों सिर्फ जो ये 10th वाला चैप्टर है इसमें पेंटिंग के बारे में दी गई है, एनसीईआरटी के हिस्ट्री का जो मतलब चैप्टर नंबर 10th है उसी में पेंटिंग है, 2-3 पेंटिंग है जो क्या किया गया है जिनके पेंटर का नाम दिया गया है। तो दोनों
जो 2-3 पेंटिंग है दोस्तों, इनके पेंटर का नाम याद कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में जो दी गई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आ सकती हैं। तो यानी कि दोस्तों जैसे कि आप देखेंगे इस पेंटिंग का क्या नाम है, द रिलीफ ऑफ लखनऊ, और इसका जो चित्रकार है यानी कि जो इसका पेंटर है कौन है, जोन्स वार्कर है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछ सकता है ना कि किसने द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक पेंटिंग किसने बनाई थी। इससे क्या हो सकता है, भविष्य में क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों ऐसे देखेंगे एक और पेंटिंग है जिसमें क्या है दोस्तों, इन मेमोरियल नाम की पेंटिंग है। जैसे देखो दोस्तों ये जो कानपुर से रिलेटेड है। तो दोस्तों अगर आप इस जो पेंटिंग है इसकी थीम आप पढ़े रहेंगे, और दोस्तों जो पेंटिंग है उसको क्या करेंगे, उसको याद करे रहेंगे कौन पेंटर ने बनाया है, तो इससे दोस्तों क्या होगा, आपको एग्जाम में सहायता मिलेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो यानी कि जितने भी चित्र दिए गए हैं उस चित्र के नीचे जितनी भी चीज़ें रहती हैं दोस्तों उसको आप जरूर पढ़िए। ठीक दोस्तों क्योंकि अगर आप इस पेंटिंग के पेंटर का नाम नहीं पढ़ेंगे तो आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, भाई जो इन मेमोरियल नाम की जो पेंटिंग है इसको किसने बनाया था। आप तो याद ही नहीं होगा, अरे भाई मैं तो इसे पढ़ा, आप सोचेंगे ये तो पढ़ा ही नहीं था एग्जाम में, भाई ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन तो पेपर से बाहर से आ रहा है, बहुत टफ आ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन जब आपको पता चलेगा दोस्तों ये आपसे सिलेबस से ही क्वेश्चन आया है, तो क्या होगा, आप दोस्तों बहुत दुखी होंगे। तो इसीलिए दोस्तों क्या है करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। तो जितनी भी पेंटिंग है उनके मतलब पेंटर का नाम भी याद कर लेना है, और पेंटिंग की थीम क्या है दोस्तों ये भी याद कर लेना है, यानी कि इस पेंटिंग में क्या बताया गया है ये भी याद कर लेना है। ठीक दोस्तों इसके अलावा जो आप देखेंगे जो एनसीईआरटी के लास्ट में एक टाइम लाइन दी गई रहती है। ठीक दोस्तों, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में काल रेखा दी गई रहती है। हर एक चैप्टर के लास्ट में देखेंगे तो दोस्तों आप टाइम लाइन दी गई रहती है। दोस्तों आपको इस टाइम लाइन को नहीं पढ़ना है, साफ शब्दों में दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, इस टाइम लाइन को आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों अगर जितना आप इसमें समय लगाएंगे इसको पढ़ने में, पहली बात तो दोस्तों आपको आसानी से याद ही नहीं होगा, और हर एक चैप्टर में ऐसे 2-3 टाइम लाइन दी गई है, तो आप 12 चैप्टर में कितनी डेट से याद करेंगे। आप क्या कैपेसिटी है 400-500 ऐसी डेटों को याद कर लेना जिसका कोई मतलब मीनिंग ही नहीं है, और दोस्तों इससे क्वेश्चन आने के एकदम लो चांसेस हैं। दोस्तों मुझे जहाँ तक याद है इससे अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, यानी कि अगर आप 3-4 डेट से याद करेंगे तो उससे एक क्वेश्चन आएगा। तो आप दोस्तों एक क्वेश्चन के लिए क्यों इतना याद करेंगे, एक क्वेश्चन की जगह आप कुछ और याद कर लीजिए। इसकी जगह जो 300 आप टाइम लाइन याद कर रहे हैं यहाँ पर जो चैप्टर के एंड में दी गई है, उसकी जगह आप क्या करिए दोस्तों, जो चैप्टर में डेट्स दी गई हैं उसको याद कर लीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और जो लास्ट में टाइम लाइन दी गई रहती है दोस्तों इससे तो क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो दोस्तों सन 2024 में सिर्फ एक बार ही एक क्वेश्चन पूछ लिया था बस, और अभी तक तो शायद इससे क्वेश्चन कभी आया ही नहीं है टाइम लाइन से। तो दोस्तों आप टाइम लाइन को स्किप कर दीजिएगा, टाइम लाइन को मत पढ़िएगा, जो कि कहाँ पर दी गई रहती है, एनसीईआरटी के लास्ट में दी गई रहती है चैप्टर के। उसके अलावा दोस्तों जो एक्टिविटी दी गई रहती है आप देखेंगे एनसीईआरटी में, विशेषकर सोशियोलॉजी में क्रियाकलाप दिए गए रहते हैं ना दोस्तों, इनको भी क्या करना है दोस्तों, आपको नहीं पढ़ना है। इसको सिर्फ आप पढ़ लीजिए, वैसे किस लिए दोस्तों, सिर्फ समझने के लिए पढ़ लीजिए इसको दोस्तों। मतलब रटिए उठिए मत इसे पढ़िए, मतलब इसे परीक्षा के हिसाब से मत तैयार कीजिए, क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं, इसमें कुछ दिया भी नहीं रहता है फैक्ट वैक्ट, तो इसे दोस्तों आपको क्या करना है, इसे नहीं पढ़ना है। ठीक दोस्तों, उसके अलावा दोस्तों जो डिस्कस दिया गया रहता है या चर्चा कीजिए जो दिया गया रहता है एनसीईआरटी की साइड में, इससे भी क्वेश्चन नहीं आते, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। इन्हें सिर्फ समझने के लिए पढ़ो, मतलब परीक्षा के लिए इसे नहीं पढ़ना है। ठीक दोस्तों, और उसके अलावा दोस्तों अगर आप देखेंगे जो एनसीईआरटी में लास्ट में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं उसके लास्ट में आप देखेंगे कुछ प्रोजेक्ट वर्क करके दिया गया रहता है, यानी कि परियोजना कार्य करके दिया गया रहता है दोस्तों, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका फालतू में माथा पच्ची होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा इन सब चीज़ों को पढ़ने से। तो दोस्तों आप इन सब पे अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, इसे मत पढ़िएगा। उसके अलावा दोस्तों आप देखते होंगे कई एनसीईआरटी बुक्स में कई सारी क्या होती है, न्यूज़पेपर की कटिंग लगी रहती हैं, जो भी उस समय की मतलब न्यूज रहती है, अगर कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो उसकी कटिंग लगा दी जाती है क्या उसी चैप्टर में, उसी के बगल में। तो दोस्तों इन सब न्यूज़ कटिंग को भी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप क्या पता आप बैठ गए आप इसी न्यूज़ कटिंग को ही पढ़ रहे हैं, अरे ये पढ़ने में ही नहीं आ रहा है, क्या लिखा गया है समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इन सबसे कभी क्वेश्चन नहीं आए हैं, आएंगे दोस्तों। उसके अलावा आप देखेंगे जो आपको चैप्टर के दौरान बॉक्सेस मिलते हैं, एक तो होता है जो चैप्टर के साइड में बॉक्स मिल जाए, जैसे यहाँ पर बना दिया गया, आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके नीचे आपको बॉक्स दे दिया गया, और एक होता है दोस्तों आपको चैप्टर के बीच में बॉक्स दिया जाता है ऐसे करके। ठीक दोस्तों, इसे यहाँ पर आप देख सकेंगे जो रेलवे स्ट्राइक के बारे में बताया गया है जो 1974 में हुई थी, और जो रेलवे स्ट्राइक हुई थी किसके द्वारा हुई थी, किसकी लीडरशिप में हुई थी, ये हुई थी जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा हुई थी। ठीक दोस्तों इन सबको क्या करना है दोस्तों, आपको पढ़ लेना है। जैसे दोस्तों आप इस बॉक्स को पढ़ेंगे दी रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974, आपको यहाँ पर पढ़ने मिल जाएगा कि जो रेलवे स्ट्राइक हुई थी क्या हुई थी, मई में हुई थी, और इसको किसने मतलब लीड किया था, इसको जॉर्ज फर्नांडिस ने क्या किया था, लीड किया था। आप यहाँ पर अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रेल हड़ताल है ना इमरजेंसी के दौरान जो हुई थी 1974 में, तो आप देखेंगे इसमें बताया गया साफ साफ शब्दों में क्या किया गया, जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा इसका क्या किया गया था, नेतृत्व किया गया था रेलवे कर्मचारी की जो एक राष्ट्रव्यापी क्या हुई थी, हड़ताल हुई थी। ठीक दोस्तों, और ये मतलब ये रेलवे की हड़ताल हुई थी, कब हुई थी दोस्तों, ये
1974 में मई के महीने में हुई थी। तो दोस्तों क्या करना है दोस्तों, जो जो भी ऐसे बॉक्सेस आपको मिलते हैं, जो भी इसमें डाटा दिए गए हैं, उसको पहली बात तो आप हाईलाइट करिए। जैसे अगर उसमें किसी पर्सन का नाम है उसे हाईलाइट कर दीजिए, कोई डेट है उसे हाईलाइट कर दीजिए। ठीक दोस्तों ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अगर आप इन बॉक्सेस को नहीं पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस बॉक्सेस को पढ़ेंगे तभी आपको यूटी में आपके क्वेश्चन होंगे, क्या होंगे दोस्तों, तभी आपके बनेंगे। अगर आपको दोस्तों विश्वास नहीं पड़ रहा है तो इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको बताया ना रेलवे स्ट्राइक वाला, देखिए यहाँ पर जो एनसीईआरटी का 2024 में क्वेश्चन पेपर आया था, उसका आप देखेंगे दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 5th है उसका आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया ना, इन 1974 द रेलवे नेशनल वाइड स्ट्राइक बाय द ऑल एम्प्लॉय ऑफ द रेलवे वाज हेल्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीडर। यहाँ पर यानी कि साफ साफ शब्दों में देखेंगे, बताया पूछा जा रहा है कि जो 1974 की रेलवे स्ट्राइक थी, यानी कि राष्ट्रव्यापी जो हड़ताल थी, वो किसके द्वारा क्या की गई थी दोस्तों, चलाई गई थी, या किसके नेतृत्व में चलाई गई थी जो स्ट्राइक थी। अगर आपने दोस्तों से पढ़ा होगा अच्छे से तो आप क्या करेंगे, तुरंत जान जाएंगे कि इसके द्वारा चलाई गई थी, जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा चलाई गई थी। तो दोस्तों अगर आप एनसीईआरटी बॉक्स को अगर आप छोड़ देंगे, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं और उसे पढ़ के नहीं गए हैं, क्या पता चला वहीं से यही क्वेश्चन बन के चला आए, तो क्या होगा दोस्तों, इससे आपका लॉस हो जाएगा। दोस्तों आप एनसीईआरटी के जो बॉक्सेस रहते हैं, जो विद इन चैप्टर दिए रहते हैं, उसको भी पढ़िए, जो चैप्टर के साइड में दिए गए रहते हैं उसको भी पढ़िए। ठीक दोस्तों उसके अलावा आप देखते होंगे कोई भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें कोई ना कोई इमेज दी गई रहती है, मतलब स्केच उसकेच दिया गया रहता है। तो दोस्तों उस स्केच के बगल में कुछ लिखा गया रहता है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर बताया गया है ना इस आदमी के बारे में कि यह आदमी कौन है। यह दोस्तों संथाल रेवोल्यूशन से संबंधित है, इमेज जो संथाल विद्रोह हुआ था उससे संबंधित है। तो यहाँ पर बताया गया है ये आदमी है सिद्धू माझी, और सिद्धू माझी क्या था दोस्तों, संथाल विद्रोह का नेता था। अब दोस्तों इसमें जो सीयूटी है उसमें एक प्रश्न आया था 2024 के मतलब क्वेश्चन पेपर में राजनीतिक विज्ञान के, कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था। अब दोस्तों आप पूरा चैप्टर पढ़ डालिए, आपको नहीं मिलेगा कि हु वाज द लीडर ऑफ द संथाल रेवोल्यूशन। आप पूरा, मैं बोल रहा हूँ आपको पूरा, आप एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, आपको कहीं भी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा कि जो संथाल रेवोल्यूशन हुआ था इसका लीडर कौन था। अगर आप दोस्तों आपने एनसीईआरटी पढ़ी भी है तो आप अभी भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो एनसीईआरटी है उसके साइड में देखेंगे तो ये यहाँ पर दिया गया है उसका आंसर। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों जो एनसीईआरटी के जो स्केच रहते हैं उसकी जो बगल में जो डाटा दिया गया रहता है, जो भी इंफॉर्मेशन लिखी गई रहती है दोस्तों उसे जरूर पढ़िए। क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन क्या होते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जो यहाँ पर जो डाटा दिया गया है ना कि सिद्धू मांझी द लीडर ऑफ द संथाल रेवोल्यूशन, तो इससे क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको विश्वास ही नहीं पड़ रहा होगा, इतना में तो आपको बता चुका कि यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, हर एक जगह से बता ही रहा हूँ। तो आप सोचेंगे अरे यार कितना बता रहा है, हर एक जगह से थोड़ी ना क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों मैं आपके विश्वास के लिए आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है और यही क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया एग्जाम में। और आपको दिखाओ देखता हूँ, देखिए दोस्तों सीयूटी का जो एग्जाम हुआ था उसका है दोस्तों। अगर आप देखेंगे हिस्ट्री का 2024 का एग्जाम का जो कोड पेपर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप दोस्तों जाके 2024 के क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो आपको यहाँ पर साफ साफ देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 30 है वहीं से पूछा गया है, जो मैंने आपको दिखाया कि 1855-56 के संथाल विद्रोह का नेता कौन था। ठीक दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगर इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर देख सकते हैं, हु वाज द लीडर ऑफ द संथाल रेवोल्यूशन ऑफ 1856। ठीक दोस्तों, यानी कि जो 1856 से 1850 और 1855 से 1856 तक जो संथाल रेवोल्यूशन हुआ था उसका लीडर कौन था। अगर दोस्तों आप पूरा चैप्टर पढ़े थे और उस आप साइड वाली इमेज के नीचे जो लिखा गया था उसको नहीं पढ़े थे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सीयूटी में कर ही नहीं पाएंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों अगर आपको पूरा चैप्टर में ये जानकारी दी गई है कि ये संथाल रेवोल्यूशन हुआ था, ये और आपको उससे रिलेटेड कुछ इमेज दिया गया है और आपने उस इमेज को ध्यान ही नहीं दिया, तो दोस्तों क्या किया, आपने अपने कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा। क्योंकि दोस्तों अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते तो क्या होता दोस्तों, आपको समझ में आ जाता कि उस रेवोल्यूशन का लीडर कौन था, सिद्धू मांझी था। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी इमेज दी गई है उस इमेज के नीचे, यानी कि जितने भी चित्र दिए गए हैं उस चित्र के नीचे जो भी लिखा गया है उसे आप पढ़िए, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक दोस्तों, उसके अलावा दोस्तों आप जब भी पढ़ें तो दोस्तों जो भी हेडिंग है उस पर आप जरूर से जरूर बल दें। जैसे दोस्तों देखिए, एक गिलास का फल चेरी एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। दोस्तों ये स्टेटमेंट है, किसकी स्टेटमेंट है दोस्तों, ये स्टेटमेंट है गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की। दोस्तों ये स्टेटमेंट है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछी गई है। यानी कि जो ये हेडिंग है ना, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। ठीक दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है या जो ये हेडिंग है दोस्तों, ये डायरेक्ट एग्जाम में आई थी 2024 के सीयूटी में। और दोस्तों
और जो ये वाली हेडिंग है, देह से जान जा चुकी है या जा चुकी थी, यानी कि द लाइफ वाज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। ठीक दोस्तों, ये भी क्या है दोस्तों, ये भी हेडिंग डायरेक्ट सीयूटी के एग्जाम में आई थी। तो दोस्तों आप हेडिंग पे भी जोर दीजिए, हेडिंग को भी आप पढ़िए और अच्छे से समझिए और उसको याद करिए। अब दोस्तों आप सोचेंगे अरे यार सब तो पढ़ने का ही बोल रहे हैं, अभी तक ये बोल रहे थे साइड एनसीईआरटी बॉक्सेस और हेडिंग को भी पढ़ा रहे हैं, हेडिंग को भी याद करा रहे हैं। दोस्तों मैं सच बोल रहा हूँ, आप हेडिंग को भी पढ़िए, उसका थीम समझिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना, यहाँ पर आप देखिए एक क्वेश्चन रहा, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ठीक दोस्तों, जैसे कि अगर दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है 2024 के जो सीयूटी का एग्जाम हुआ था हिस्ट्री का, वो उसी से संबंधित है, उसी हेडिंग से, जिस हेडिंग में बताया गया था कि देह से जान जा चुकी थी। तो इसमें पूछा गया 1857 में किस राज्य के संदर्भ में कहा गया था कि देह से जान जा चुकी थी, यानी कि इन 1857 द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी वाज सेड इन रेफरेंस टू व्हिच स्टेट। तो दोस्तों अगर आप इसे नहीं पढ़े रहते हेडिंग को अच्छे से, तो क्या कर पाते दोस्तों, आप इसका आंसर नहीं दे पाते। अगर आप हेडिंग को अच्छे से पढ़े होते तो तुरंत आप जान जाते हाँ भाई ये अवध के बारे में कहा गया है। ठीक दोस्तों, दोस्तों क्या करिए दोस्तों, जितने भी दोस्तों चीज़ें दी गई हैं, हेडिंग दी गई हैं, उसको क्या करिए दोस्तों आप अच्छे से पढ़िए। उसके अलावा दोस्तों जितने भी दोस्तों इटैलिक फॉन्ट में वर्ड लिखे गए रहते हैं, इटैलिक फॉन्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, जो हल्का सा तिरछे वर्ड लिखे गए रहते हैं एनसीईआरटी में, उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। जैसे कि आप दोस्तों आप इसमें पढ़ेंगे ना, तो इसमें आपको बताया जाएगा, जो ये मैंने यहाँ पर सोशियोलॉजी का लगा रखा है, मैं भी चैप्टर नंबर 5 है ये इंडियन सोसाइटी का, यानी कि भारतीय समाज का जो पार्ट 5 है, जिसमें सामाजिक विषमता और बहिष्कार के बारे में बताया गया है, उसके बारे में दोस्तों मैंने यहाँ पर लगा रखा है। तो अगर दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर एक वर्ड है सांस्कृतिक पूंजी। ठीक दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आप सामाजिक पूंजी, आर्थिक पूंजी, ये सब क्या किए गए दोस्तों, थोड़ा आप देखेंगे तिरछा लिखे गए हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले आप तो यहाँ पर देखिए, देखेंगे आप यहाँ पर दोस्तों, अगर अपनी बुक खोल के आप अगर देखना चाहें तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं 71 पेज नंबर पर, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं 75 पेज नंबर पर देख सकते हैं। जो यहाँ पर शब्द हैं क्या है, हल्का तिरछे लिखे गए हैं, जो शब्द हल्का इटैलिक फॉन्ट में, यानी कि जो हल्का तिरछे लिखे गए हैं, उस पर आप क्या करिए दोस्तों विशेष ध्यान दीजिए। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर, ये देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था ना अभी, यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आर्थिक पूंजी देखेंगे आप, थोड़ा सा इटैलिक फॉन्ट में, यानी कि हल्का तिरछा लिखा गया है ना। और यहाँ पर देखेंगे आप इकोनॉमिक कैपिटल, ये भी देखिए दोस्तों हल्का सा मतलब टेढ़ा है या तिरछा है, क्योंकि दोस्तों हल्का सा इटैलिक फॉन्ट में है। तो कल्चरल कैपिटल, अरे मतलब कल्चरल कैपिटल, ये सब क्या है दोस्तों हल्का मतलब टेढ़े से हैं। तो जो भी दोस्तों हल्का सा टेढ़ा वर्ड हो एनसीईआरटी का है, जो हल्का इटैलिक फॉन्ट में है, उसे आप जरूर ध्यान देकर पढ़िए, क्योंकि दोस्तों इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। अगर आपको नहीं विश्वास है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उससे डायरेक्ट देखिए, ये इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल, देख रहे हैं दोस्तों, इन सबको क्या किया गया है दोस्तों, वहां से ही पूछा गया। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं, आर्थिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, ये सब क्या हुए हैं दोस्तों, ये सब यहीं से आए हैं। कहाँ से आए हैं, जो शब्द हल्का तिरछे लिखे गए थे उससे क्वेश्चन बने थे। ठीक दोस्तों, तो एनसीईआरटी अगर आप दोस्तों पढ़ रहे हैं, विशेषकर अगर आप सोशियोलॉजी की क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसमें जो भी वर्ड हल्का तिरछे लिखे गए हैं उन पर आप करिए विशेष ध्यान दीजिए, उसको आप अच्छे से समझिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से आएंगी। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को मिस कर देंगे ना, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, आपका नंबर ही नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आप पढ़ तो रहे हैं, पूरा पढ़ रहे हैं, मेहनत से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है क्वेश्चन आएगा कहाँ से। पढ़ना अलग चीज़ है, क्वेश्चन लगाना अलग चीज़ है, क्वेश्चन सॉल्व करना अलग चीज़ है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए पढ़ने के साथ क्वेश्चन कहाँ से आएगा। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो देख ले रहे हैं एक बारी में ना, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आप सब चीज़ को पढ़ेंगे ही, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उन सब चीज़ों पर क्या करेंगे, आप ज़्यादा फोकस करें। दोस्तों अब जब ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप फुल आप मतलब जितना भी आपका क्वेश्चन पेपर का हाईएस्ट मार्क्स होगा, मैक्सिमम मार्क्स होगा, तो आप मैक्सिमम में क्या करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स लेके आएंगे, आप पूरा का पूरा नंबर लेके आएंगे पेपर में। दोस्तों वीडियो को लंबा ये मत देखिए कि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। दोस्तों ये देखिए आपको वीडियो में कंटेंट मिल रहा है या नहीं। दोस्तों अगर आपको वीडियो में कंटेंट मिल रहा है तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अगर दोस्तों आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। दोस्तों मैंने आप सबके लिए इतनी मेहनत से रिसर्च करके वीडियो बनाई है। दोस्तों कोई इतनी मेहनत नहीं करता है। सब दोस्तों जितने भी है तैयारी करा रहे हैं एग्जाम की, दोस्तों सिर्फ कोर्स बेचने पे लगे हुए हैं। ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो। कोई ऐसे नहीं बताता कहाँ से क्वेश्चन आएगा। दोस्तों अगर हम बता देंगे कहाँ से क्वेश्चन आएगा तो उनका व्यापार ही ठप हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों मैं आपको हर एक चीज़ को एकदम एनसीईआरटी की कटिंग के साथ और क्वेश्चन पेपर की कटिंग के साथ अच्छे से समझा रहा हूँ, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में समझा रहा हूँ। दोस्तों आप मेरी मेहनत का लिहाज करिए प्लीज़। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों प्लीज़ आपसे
विनम्र निवेदन है आप हमारे दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों ये वीडियो बनाने में टोटल 12 से 13 घंटे मुझे लग गए हैं। इसका पूरा रिसोर्स शेयर कर मैं इतनी मेहनत से बनाया हूँ और दोस्तों आप सब देख के स्किप कर देते हैं, आप लाइक नहीं करते तो दोस्तों हमारा दिल टूट जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को अच्छे से देखिए और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर से जरूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमारे दिल में आशा और उन्नति की उम्मीद पैदा करता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जानते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखिए दोस्तों से बॉक्स दिया रहता है ना, लिखा रहेगा बॉक्स। यहाँ इसमें क्या किया गया था दोस्तों, छोटी सी कोई कहानी दी गई रहती है, इसमें ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, कहानी बेसिकली आप देखेंगे जो मतलब सोसाइटी की एनसीईआरटी है, यानी कि जो हमारी सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी है, उसमें आप देखेंगे ऐसे पैराग्राफ ज़्यादा होते हैं। दोस्तों जो भी पैराग्राफ दिया गया है एनसीईआरटी में ना, ऐसे जिसमें स्टोरी बताई गई है, तो दोस्तों इसको आप कभी भी मत स्किप करिएगा। ये दोस्तों VIMP होते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों सभी लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको स्किप कर देते हैं, अरे भाई ये तो कहानी है, इसे क्या पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ लिए छोड़ दिए, और जब एनसीईआरटी रिवाइज करने चलेंगे, जब दोबारा आएंगे पढ़ने, सीधे यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे, इसे छोड़ देंगे, बोलेंगे इसे क्या पढ़ूंगा, ये तो बॉक्स है। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं ना, बहुत बड़ी गलती करते हैं दोस्तों, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूरे डायरेक्ट पेपर में यही पूरा का पूरा पैराग्राफ ही पूछ लिया जाता है, यानी कि यही पैराग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे इसी से क्या होंगे दोस्तों, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर दोस्तों आप पहले से इस पैराग्राफ को पढ़े रहेंगे तो आप दोस्तों क्या करेंगे, क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर लेंगे। अगर दोस्तों आप पैराग्राफ को पढ़े ही नहीं है तो आपको लगेगा भाई ये कहाँ से आ गया, ये तो भाई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, घबरा जाएंगे, आपका मोरल वहीं पर डाउन हो जाएगा और आपका क्वेश्चन जो करने की संभावना रहेगी भी वो भी खत्म हो जाएगी। और दोस्तों अगर मान लीजिए आप इस पैराग्राफ को पहले से पढ़े हैं 2-3 बारी और मान लीजिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया गया है उसे सॉल्व करेंगे, ना कि पैराग्राफ पढ़ेंगे। जो आपका 5 मिनट इस पैराग्राफ को पढ़ने में लगता, वो 5 मिनट क्या होगा दोस्तों, आपका बच जाएगा। तो दोस्तों अगर आप पैराग्राफ पढ़े रहेंगे तो आपको क्या होगा, आसानी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप दोस्तों बोलेंगे यार अभी तक तो हेडिंग बोले पढ़ने को, एनसीईआरटी के बॉक्सेस बोलने पढ़ने को, इमेज के नीचे का पढ़ने को, अब बोल रहे हैं भाई जो कहानी दी गई रही थी उसे भी पढ़ो, तो भाई इसका क्या लॉजिक बनता है, सोच रहेंगे। दोस्तों आइए दिखाता हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों, वही सेम पैराग्राफ आप देख सकते हैं, माय ग्रैंड मदर, आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों, ये दोस्तों देखिए ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर आप देखेंगे कहाँ से चालू हो रहा है, माय ग्रैंड मदर, और हिंदी वाले देखें यहाँ पर क्या दिया गया है, तो दिया गया है मेरे दादाजी को। ठीक है दोस्तों, यानी कि मेरे दादाजी, यहाँ पर आपको दिया गया है माय दादाजी और यहाँ पर दिया गया माय ग्रैंड मदर, यहाँ से चालू हो रहा है पैराग्राफ को ना। दोस्तों मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, और देखिए दोस्तों यही सेम पैराग्राफ, यही सेम का सेम पैराग्राफ आप देखेंगे आपके एग्जाम में आया हुआ है, देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों वही सेम पैराग्राफ है, मेरे दादाजी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर सामने लिखा गया वही सेम पैराग्राफ एनसीईआरटी का, यहाँ पर आप देख सकते हैं माय ग्रैंड फादर। ठीक दोस्तों, यहाँ पर वही दिया गया है। दोस्तों मैंने माफ करिएगा, ग्रैंड मदर बोल दिया गलती से, ग्रैंड फादर था। दोस्तों देखेंगे वही आप सेम पैराग्राफ क्या किया गया है, दिया गया है माय ग्रैंड फादर वाला जो पैराग्राफ पीछे था एनसीईआरटी में, वही सेम पैराग्राफ क्या किया कर दिया है, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो उसी के क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, यानी कि जो भी इसमें डाटा दिया गया है उसके क्वेश्चन नीचे यहाँ पर पूछे गए हैं, इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर आप पैराग्राफ पहले से पढ़ के गए हैं, अगर एग्जाम में पैराग्राफ आ जाता है तो क्या करेंगे दोस्तों, आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे ही नहीं, सीधे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पहले से ही पढ़ाया, आपने पढ़ा है। और अगर आप मान लीजिए कहीं भूल भी रहे हैं तो आप तुरंत क्या करेंगे, उसे जाके पैराग्राफ में देख लेंगे। ठीक दोस्तों, अगर आप एक पैराग्राफ नहीं पढ़ के जाएंगे एग्जाम में, इसे स्किप कर देंगे, सोचेंगे इसमें भाई कहानी है क्यों ही पढ़ूं, तो क्या होगा दोस्तों, आपका नंबर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आएगा या जब भी ये पैराग्राफ आएगा तो आप डर जाएंगे, भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस पैराग्राफ दे दिया है, ये तो सिलेबस में था ही नहीं। आप डर जाएंगे कि भाई ये कहाँ से पूछ रहा है, और आपका मोरल डाउन हो जाएगा। और जब आपका मोरल डाउन हो जाएगा तो आप जो क्वेश्चन आगे अच्छे करने वाले भी थे वो भी क्या कर देंगे, आप उसे भी आप गलत कर देंगे। तो इसलिए दोस्तों जितने भी पैराग्राफ दिए गए हैं उनको अच्छे से पढ़िए। ठीक दोस्तों इसके अलावा आप देखते होंगे कई सारे ऐसे लोगो रहते हैं, कई सारे ऐसे प्रतीक चिन्ह रहते हैं, जैसे कि UN का हो गया या अन्य मतलब जो एजेंसीज होती हैं उनके चिन्ह रहते हैं, जो लोगो रहते हैं वो दिए गए रहते हैं हमारे चैप्टर में। जैसे कि आप अगर एनसीईआरटी के पॉलिटिकल साइंस का अंतर्राष्ट्रीय संगठन नामक का जो चैप्टर है, यानी कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नाम का जो चैप्टर है, अगर आप उसे अच्छे से देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। चैप्टर नंबर 4 जो एनसीईआरटी का है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो आप देखेंगे चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या दिया गया है दोस्तों, एक लोगो दिया गया है। तो दोस्तों जितने भी चैप्टर में लोगो दिए गए हैं, यानी कि प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, या जितने भी क्या किए गए हैं दोस्तों, डिजाइन दी गई है चैप्टर में, जो कोई स्ट्रक्चर है किसी विशेष संस्था से संबंधित, तो उस स्ट्रक्चर को दोस्तों आप क्या करिए, जरूर से जरूर पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए कि ये जो मतलब लोगो है या जो इमेज है इसकी संस्था से संबंधित है या किसी से संबंधित है। क्योंकि दोस्तों इससे भी क्या होता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और आपको न विश्वास हो, देख लीजिए आप इस 2024 के CUT के पेपर में
क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, शायद हाँ क्वेश्चन नंबर 27 जो था वो क्या था, यहीं से पूछा गया था। आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करें और इसके आगे आने वाले 5 प्रश्नों का उत्तर दें। यानी कि जो एक चित्र है इसी के आधार पर क्या किया गया, इसी लोगों के आधार पर 5 क्वेश्चन पूछा गया। आप देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन है, देखेंगे इसमें क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में 2024 के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के पेपर में, चित्र को देखें और प्रतीक चिन्ह की पहचान करें। यहाँ यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है जो चित्र है यानी कि जो लोगो है किससे संबंधित है। अगर आप पढ़े होंगे तुरंत जान जाएंगे भाई ये किससे संबंधित है, यूएन से यानी कि यूनाइटेड नेशन से संबंधित है। ठीक दोस्तों, अगर दोस्तों आप इसे छोड़ देंगे पढ़ना, इसे आप स्किप कर देंगे, अरे यार तो चित्र है क्या पढ़ो इन लोग को, ये कहाँ से आएगा, तो क्या होगा दोस्तों, ये एग्जाम में आ जाएगा, आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे और आपके नंबर कम हो जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ आपका ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों ये वीडियो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जो एनसीईआरटी की मदद से तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताना चाहता हूँ कि दोस्तों रेफरेंस बुक लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी रेफरेंस बुक मत लीजिए, आप एनसीईआरटी से ही पढ़िए, एनसीईआरटी से पढ़िए। और अगर आपको एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो हाँ, आप कहीं ना कहीं कोई वेबसाइट से या कहीं अन्य सोर्स से क्या करिए दोस्तों, आप एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। दोस्तों आपको एनसीईआरटी के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, हाँ आप प्रैक्टिस सेट या कोई ऑनलाइन जो वेबसाइट होती है उस पर जाकर एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। आपको दोस्तों कोई रेफरेंस बुक लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या करिए दोस्तों, सिर्फ एनसीईआरटी को ही पढ़िए। दोस्तों अगर आप क्लास 12 से हैं और आप हिंदी मीडियम से हैं और आप राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और इतिहास के छात्र हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे आपको हिंदी मीडियम से संबंधित इन सभी विषयों के वीडियो मिलते हैं। दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाता है, यानी कि कौन सी रीडिंग पर हमें मतलब एनसीईआरटी को रिवाइज करना होता है, कौन सी रीडिंग पे हमें एनसीईआरटी में हाईलाइट करना होता है, कौन सी रीडिंग लगाते समय हमें एनसीईआरटी के नीचे अंडरलाइन करना होता है, यानी कि एनसीईआरटी की जब हम फर्स्ट रीडिंग लगाते हैं तो हमें क्या करना होता है और हमें शॉर्ट नोट कैसे बनाना होता है, शॉर्ट नोट कब बनाना होता है, ये सब अगर आपको दोस्तों नहीं पता है दोस्तों, उसके लिए आप क्या करिए दोस्तों, आप आई बटन पर क्लिक करिए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा दोस्तों कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ते हैं, यानी कि कैसे पढ़ें एनसीईआरटी को और कैसे हम उसका नोट्स बनाएं, यानी कि रीडिंग हमें कैसे करनी, नोट्स कैसे बनाने, हाईलाइट कैसे करने हैं। जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उनको एक तरीका मालूम चल जाए कि हमें कब नोट्स बनाने हैं, कब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को लिखना है, कब क्वेश्चन बनाने हैं, कब हमें हाईलाइट करना है, कब हमें अंडरलाइन करना है। दोस्तों अगर इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप दोस्तों आई बटन पर क्लिक करिएगा, वहाँ पर आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाकर दोस्तों उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आपका वीडियो खत्म होता है। दोस्तों आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों तब तक के लिए पढ़ लो, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।